इमरे एग्जाम फॉर दुबई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है जी इमरे एग्जाम फॉर दुबई। स्पेशली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी इमरे एग्जाम फॉर पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स और इमरे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इमरे एग्जाम पर एक ऑलरेडी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी 2025 के क्राइटेरिया के मुताबिक, लेकिन अभी उसका एक अपडेटेड वर्जन रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको फ्रेश अपडेट्स ऑफ एमर एग्ज़ाम मिलने जा रही हैं। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस की गई हैं 2026 के एतबार से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को आपने लाजमी स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेना है ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलो बात कर लेते हैं कि एमर एग्ज़ाम है क्या चीज़, क्योंकि ये वीडियो कुछ बेसिक न्यू पर्सनस देख रहे होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको एमर एग्ज़ाम के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन स्टिल हमने इस वीडियो में कोशिश करनी है कि कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि एमरे एग्ज़ाम एक रेजिडेंसी पाथवे है फॉर द दुबई फॉर यूएई, कि अगर आप लोग चाहते हो कि अपनी एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आप लोग यूएई में एज अ रेजिडेंट डॉक्टर काम करो तो आपको एमरे एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत है। इससे मुराद है एमरिट्स मेडिकल रेजिडेंसी एग्ज़ाम। बिल्कुल सेम टू सेम होता है जैसे यूएसएमएलई पार्ट 1 होता है, इसी तरह आपका एनएलई या फिर एनआरई पार्ट 1 है या प्लैब 1 है या यूकेएमएलए 1 है, सेम एज इट इज़ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। इसकी मजीद डिटेल्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन अभी आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है जो कि आप कह सकते हो कि यूएसएमएलई 1 की तरह है या फिर एनआरई 1 की तरह होता है। अब मेरे एग्जाम पास करने के बाद आप इसके काबिल हो कि आप यूएई में जाकर एज अ रेजिडेंट डॉक्टर काम करो। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि दुबई की गवर्नमेंट या यूएई की जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम कनाडा के साथ अपनी एफिलिएशंस कर रही है और होपफुली आपकी जो यूएई की डिग्री है वो कनाडा में इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत जल्द एफिलिएटेड हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके अंदर दुबई, यूएई, बाकी डिफरेंट अदर जो मेन कंट्रीज़ हैं लाइक यूएस हो गया, यूके हो गया, इनको पीछे छोड़ दी जा रही है। इनका मेडिकल सिस्टम भी एज इट इज़ बढ़ता से बढ़ता जा रहा है, अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। सो अभी होपफुली जो आपकी यूएई की रेजिडेंट की डिग्री होगी वो आपकी वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेड हो जाएगी वेरी सून इन अपकमिंग डेज। और अगर ये कहा जाए कि डीएचए या एमओएच, जिसके बारे ऑलरेडी मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, दुबई हेल्थ अथॉरिटी और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है दुबई की या अबू धाबी की, वो उसकी जितनी भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी आपको डिटेल से डिस्कशन की हुई है। तो इनका एक अल्टरनेटिव पाथवे एमर एग्ज़ाम हो सकता है। अगर बात कर लें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर की जो एमबीबीएस की डिग्री है वो होनी चाहिए या फिर 6 ईयर की एमबीबीएस की डिग्री। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास 6 ईयर एमडी की डिग्री होती है। उस डिग्री के साथ आपकी 1 साल की हाउस जॉब होना मस्ट है, क्योंकि आप लोग 5 ईयर स्टडी करते हो और 1 साल की जो हाउस जॉब होती है आपके पेरेंट कंट्री से या किसी भी कंट्री से जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड हो, तो ऐसी हाउस जॉब होना आपके पास मस्ट है एमबीबीएस के बाद। ये है जी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपने क्या करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ आपकी जितने भी क्लिनिकल सर्टिफिकेट्स होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने यूएई की एम्बेसी से अटेस्ट करवा लेना है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें एमरे एग्जाम को अप्लाई करने में लगेंगे वो सारे के सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देन आप लोगों ने बना लेनी है जी एक अपनी बेस्ट सीवी। अब सीवी आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए और एक कंपेटेबल सीवी बनाना आपके लिए फ़र्ज़ है किस्म का। अपनी एक ज़बरदस्त किस्म की सीवी तैयार करें जिसके अंदर आपके सारे के सारे क्रेडिट्स प्रॉपरली मेंशन हो, इसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशंस मेंशन हो और इन क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आपने कोई भी एक्स्ट्रा क्लिनिकल एक्सपीरियंस हासिल किया, कोई भी आपने वर्कशॉप अटेंड किया, वो सारी की सारी आपने बीच में मेंशन करनी है। और ऐसी चीज़ें आपको दूसरों से प्लस पॉइंट्स में लेकर जाती हैं, ऐसी चीज़ें आपको इन्हेंस करती हैं दूसरे लोगों के सामने। इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप लोग फाइनल मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तब भी आप लोग एमरे एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी जस्ट ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर रेडी करवाना है जिसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को मेक श्योर करे कि आप लोग वाकई 5 ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हो और आप लोग उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हो। वेरी सून या नेक्स्ट ईयर तक आप उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो जाओगे। तो जब यूनिवर्सिटी आपको इस चीज़ का एक कवर लेटर बनाकर दे देती है, उस लेटर की बेस पर आप एमरे एग्ज़ाम फाइनल ईयर में अटैम्प्ट कर सकते हो। हम एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये 120 एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपने तकरीबन 3 घंटे के अंदर अंदर सोल्व करने होते हैं। इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 55% आपके मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। लेकिन आप लोगों ने एम ये करना है, क्योंकि इसमें भी रेजिडेंसी मैचेस होते हैं,
आपकी पूरी प्रॉपर मेरिट लिस्ट बनती है। आप फॉर एग्जांपल किसी 2-4 हॉस्पिटल में आप अप्लाई करते हैं तो आपके साथ और हज़ारों लोग अप्लाई कर रहे होंगे, फिर आपका मेरिट बनेगा और उस मेरिट की बेस पर आपको सिलेक्शन दी जाएगी रेजिडेंसी प्रोग्राम में। सो आपने कोशिश ये करनी है कि अपना एम या अपना टारगेट 85 का रखना है या 85 प्लस का रखना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ एमरे एग्ज़ाम के अंदर और आपको जो रेजिडेंसी में एडमिशन है वो आपको आसानी से मिल सके। लेट्स सपोज अगर आप पास हो जाते हो तो जो आपका स्कोर है एमरे एग्ज़ाम का वो आपका 2 साल के लिए वैलिड होता है। अब लेट्स सपोज आपके आ गए जी 55 मार्क्स या 56 मार्क्स आ गया, आप पास हो गए, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करके किसी अच्छे हॉस्पिटल में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने रेजिडेंसी पाथवे को फॉलो अप करें, तो आपको चाहिए कि आप इसको री अटैम्प्ट करें। लेकिन आपको ये बात जहन में लाजमी रखनी होगी कि जब तक आपका ये रिज़ल्ट वैलिड है 2 ईयर्स का, उसके दौरान आप अटैम्प्ट नहीं दे सकते। इन केस अगर आप अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आपके पास जस्ट एक और अटैम्प्ट बाकी होती है अगर आप लोग पास कर जाते हो। इन केस अगर आपका फेल हो जाता है तो आपके पास मजीद 3 अटैम्प्ट्स बाकी होती हैं, यानी कि टोटल आप 4 अटैम्प्ट्स कर सकते हो अगर आपका फेल हो जाता है तो। अगर बात करें कि कब ये एग्ज़ाम लिया जाता है तो ये 2 मरबा एक साल में लिया जाता है, दिसंबर और मार्च के दौरान कंडक्ट करवाती है अल आइन यूनिवर्सिटी है जी दुबई की, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। और आपको चाहिए कि आप मोस्टली लोग ये कोशिश करो कि दिसंबर की जो अटैम्प्ट है उसमें अटैम्प्ट हो, उसमें अपेयर हो, ताकि आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके जो एग्ज़ाम की पासिंग की न्यूज़ है वो आपको मिल चुकी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हो चुके होंगे और मार्च या अप्रैल में इनकी जो इंडक्शन होती है उस दौरान आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी होंगे और आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे कि यार अभी हमने रेजिडेंसी के लिए जाना है। तो इसमें एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन वीडियो को आपने कंटिन्यू करना है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोग एमरे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम बात करें लैंग्वेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग हैं, आपको इंग्लिश अच्छी आती है और आपके आइट्स में 6 बैंड्स आ जाते हैं तो आप एक्सेप्टेबल हैं। ओईटी दुबई या यूएई में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके बजाय आप टोफिल कर सकते हैं। तो इसका यह है कि 80% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं टोफिल के अंदर। तो ये भी इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम है, तो कोशिश करें आइट्स में 6 बैंड्स इजीली आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स जो उनसे हैं ये स्टार्ट से स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं और हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है बनस्बत के दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से। सो ट्राई करें आइट्स में मैक्सिमम बैंड्स हासिल करने की और आपकी रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो जाएगी। तो चलो वो नेगेटिव चीज़ बताने से पहले आपको एग्ज़ाम की फ़ी के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसके जो अप्लाई करने के चार्जेस और एग्ज़ाम के चार्जेस हैं वो नियर अबाउट 1000 AED बराबर होते हैं। और ये कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है, नियर अबाउट 85 to 1 लाख PKR बनता है। एट द सेम टाइम आपने अपने पैसों को वर्थ इट समझना है और आपने तभी अप्लाई करना है जब आपको लगे कि यार हम इस एग्ज़ाम को कम्प्लीट कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को हम पास कर सकते हैं। नियरली जितने भी स्टूडेंट्स 5th ईयर तक पहुंच सकते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है जी हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस पे कि आपको कितना एक एक्सपीरियंस है MCQ सॉल्विंग का, आपको कितना एक एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का। तो आपने थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेनी है। नियरली प्रिपरेशन टाइम की अगर बात करें तो 3 to 4 मंथ्स के अंदर इसकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। पास्ट पेपर्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम्स अटैम्प्ट किए हैं उनके बकौल इसके अंदर रिकॉल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप्स बने हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, वो सारे के सारे ग्रुप्स उनके अंदर जितने भी एग्जाम्स क्वेश्चन सर्कुलेट कर होते हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि उन एग्जाम्स को एक बार लाजमी देख कर जाएँ ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए। एमरे एग्ज़ाम की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है। आपने इस कोशिश करनी है कि इसके ऊपर चेक करते रहें। जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो फ़ौरन से आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें और अपनी सीट्स कंफर्म कर लें। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको एक प्रॉपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी दूसरे प्रैक्टिशनर से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आप वहाँ पर एक रेजिडेंट स्टूडेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली बात है जनरल प्रैक्टिशनर से या किसी भी दूसरे डॉक्टर से आपकी सैलरी कम होगी। लेकिन जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, आप एक रेजिडेंट डॉक्टर कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप एक कंसल्टेंट डॉक्टर बन जाते हैं, तब आपकी सैलरी एक जनरल प्रैक्टिशनर जिसने DHA MOH वगैरह किया होता है उससे डेफिनेटली बात है कई गुना ज़्यादा होगी।
सो आपने कोशिश ये कर दी है कि पहले इस एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज़ करना है। इसके पीछे एक और प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग इस चीज़ में परेशान होते हैं कि यार अगर हम एमरे कर लें तो हम डीएचए नहीं पास कर सकेंगे, हम एमओएच नहीं कर सकेंगे। लेट्स सपोज अगर अल्लाह ना करे आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते या आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते और आप फेल हो जाते हो, स्टिल आपके पास डीएचए एमओएच वगैरह पास करने का ऑप्शन होता है और आप लोग उन एग्जाम्स की तरफ जाकर अपने आप को यूएई में सेटल कर सकते हो एज अ डॉक्टर। अब अगर बात करें मैच की कि आपको मैच मिलेगा कैसे, तो आपको 55% पासिंग क्राइटेरिया जो एक दुबई की गवर्नमेंट ने सेट किया है उस पर भी मैच मिल सकता है, लेकिन वो सारा का सारा डिपेंड करेगा कि आपने कितने कंपटीशन वाले हॉस्पिटल में अप्लाई किया है, आपने किस स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में अप्लाई किया। जो अच्छे स्टैंडर्ड वाले फेमस हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर मेरिट ज़्यादा होता है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें अगर आपके मार्क्स इन केस कम आते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप किसी लो मेरिट वाले हॉस्पिटल्स या जिन जो ज़्यादा फेमस हॉस्पिटल्स नहीं हैं आप उनमें अप्लाई करें, उनमें आपको रेजिडेंसी मैच मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रेजिडेंसी मैच का जो क्राइटेरिया है वो सारा का सारा यूएसएमएलई प्लैब यूकेएमएलए की तरह ही फ़र्क करता है। तो होपफुली जितने भी डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सब ने यूकेएमएलए और यूएसएमएलई के बारे तो लाजमी डिटेल्स हासिल की होती हैं, ताकि मैं इस वजह से वो बार बार पॉइंट आउट करूं ताकि आप लोग उनके साथ कंपेयर करें कि यह सारा का सारा सिस्टम तकरीबन सेम है। तो चलो लास्ट पे आपको ये बताता चलूं कि ये एग्ज़ाम आपने अटैम्प्ट कहाँ करना है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ है। ये एग्ज़ाम आपको दुबई जाकर ही अटैम्प्ट करना पड़ता है और दुबई अटैम्प्ट करने के लिए आपको कोई दुबई की गवर्नमेंट कोई भी किसी भी किस्म का वीज़ा नहीं देती। आपको वीज़ा अपने सेल्फ पे अपने बिहाव पर हासिल करना पड़ता है, चाहे आप विजिटर वीज़ा लेकर जाएं चाहे आप बिज़नेस वीज़ा लेकर जाएं। कोई ना कोई वीज़ा आपको पे करके किसी ट्रैवल एजेंसी से किसी न किसी वर्कर से आपको हासिल करना पड़ता है। सो इन केस अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो या आप लोग वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ इन कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ होती हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए भी वीज़ा अरेंज करवा सकता हूँ दुबई का, लेकिन वो मेरे ब्याफ पर नहीं होगा, वो डिफरेंट कंपनीज जो वहाँ पर काम कर रही होती है मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। इंशाल्लाह आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। सो इन शॉर्ट आपको ये जानना लाजमी है कि दुबई आपको किसी भी किस्म से स्पॉन्सर नहीं करेगी स्टार्ट में। जब आप एमरे एग्ज़ाम देने जा रहे होगे उस टाइम आपको खुद से कोई ना कोई वीज़ा हासिल कर कर जाना पड़ेगा। तो ये थी जी सारी की सारी डिटेल अबाउट एमरे एग्ज़ाम। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने नोट डाउन की थी जो आपको डिलीवर कर दिया है। हो सकता है कोई इसमें कमी वगैरह रह गई हो, कोई क्वेश्चन आपके बाकी हो तो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आपको टाइम पर रिप्लाई किया जाएगा और आपके जो क्वेरीज होती हैं उनको मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर लाजमी रिप्लाई करता हूँ। लेकिन ये है कि जो लोग पर्सनल गाइडेंस हासिल करना चाह रहे होते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक चीज़ के उनके काफ़ी ज़्यादा लंबे ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग लाजमी मैसेज करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनके लिए जो सर्विस होगी A to Z कंप्लीट गाइडेंस वाली वो पेड होगी और उसकी जो हमारे सर चार्जेस थे वो 35 यूरोज़ थे, बट अभी बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं। उस लिमिट को कंट्रोल करने के लिए हमने इसकी फ़ी थोड़ी सी इंक्रीज़ की है ताकि जस्ट और जस्ट सीरियस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट हों। तो अभी हम 45 यूरोज़ इसके चार्ज करेंगे। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है कोई भी क्यूरी होती है तो वो हम इंशाल्लाह आपकी टाइम सॉल्व करते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर तो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अपने दोस्त डॉक्टर मुज़फ़्फ़र फराज को खुदा हाफिज़।